मैं अनुराग शुक्ला आप सभी के लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ नया एक टॉपिक जिसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अभी आपको पता होगा एसएससी अपना क्वेश्चंस का क्राइटेरिया चेंज करती रहती है, तो कभी अचानक से दो तीन क्वेश्चन एक ही पेपर में आ जाते हैं और कभी अचानक से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे इस बार का पिछली बार 2018 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर 19 में आप देखिए, 19 में फिर से वो सर्कल के क्वेश्चन पूछने लगे, या इससे पहले अगर याद करें तो प्रतिबिंब पूछा जाता था, उसका मिरर इमेज पूछी जाती थी। तो हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्ड वे में, ठीक है। जो आपके पेपर में आता है उससे एक्स्ट्रा हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक में, वो चीजें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग लाइन पे आएंगे कि लाइन के बारे में जो भी आप जानते हैं, जैसे आपको पता होगा कि पूछा जाता है कि किसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, वो कौन सी संपाती यानी कोलिनियर लाइंस, ऐसे ही बहुत सारी लाइंस होती हैं, वो सारी चीजें या परपेंडिकुलर या पैरेलल सारी लाइंस हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना होगा ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल पढ़ेंगे हम लोग। ट्राइंगल के बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आएगा सर्कल। सर्कल भी पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट टॉपिक है मिरर इमेज, जो भी इमेज में पूछा गया था। और आपको याद हो 2017 के पेपर में प्री के सारे पेपर्स में 1-2 क्वेश्चन मिले थे और बहुत ही आसान टॉपिक होता है मिरर इमेज, तो आप ये भी पढ़ेंगे। तो ये इतनी टोटल 6 टॉपिक्स में हम इसको 6 टाइप्स में बांट के चलते हैं। इस पूरे टॉपिक को 6 टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए आप पढ़ते हैं पॉइंट। पॉइंट में भी सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि एक्सिस क्या होते हैं, प्लेन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, वो छोटी छोटी चीजें आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या देख रहा है, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स देख रहा है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं आपको पता होगा मैक्सिमम लोगों को। जो 2 एक्सिस होती हैं किसी भी 2D प्लेन में, 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये दोनों जहां पे कट करती हैं वो होता है मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट। इसको बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। ये जहां पे यहाँ पे कट कर रहा है और ये हमेशा दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री पर कट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इसके इधर वाला साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये भी जल्दी जल्दी से आपको मैं हर एक चीजें, मैक्सिमम चीजें ब्रीफली जल्दी जल्दी से समझाना चाहता हूं, जो आप 10th, 9th, 12th में पढ़ के आए है ना। आपको पता है ओरिजिन, जब ओरिजिन से दाहिने तरफ चलेंगे राइट साइड में, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। ओरिजिन से अपर साइड में चलेंगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और नीचे की तरफ चलेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू। यही मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस पे पूरी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस इस पे पूरी वैल्यूज नेगेटिव। इसी तरह बाकी चीजें फॉलो। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको एक और चीज पता होगी, इस पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट जो भी होती है, जितनी दूरी चली जाती है, वो हमेशा किसी ओरिजिन यानी मूल बिंदु से की जाती है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से ही सारी मेजरमेंट की जाती है। हम लोग सारी मेजरमेंट जो भी करते हैं मूल बिंदु से करते हैं। ऐसे इस पे आप मान लीजिए ऐसे डॉट्स बने हुए हैं, सभी तरफ ऐसे डॉट्स बने होते हैं, यानी जितनी डिस्टेंस आप कवर अप करते हैं वो सारी ऐसे डॉट्स के फॉर्मेट में देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई कहता है कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को बताना है। पॉइंट से पहले आप देख लीजिए क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। जो हम एक्स, हमेशा कोई भी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कोई वैल्यू लिखनी हो तो हम एक्स कॉमा वाई इस तरह से लिखते हैं। मतलब ये एक्स एक्सिस वाली दूरी और ये वाई एक्सिस वाली दूरी। अब एक्स एक्सिस वाली दूरी को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाली, एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी को बोलते हैं भुज यानी एब्सिसा। होता है एब्सिसा बोलते हैं, और कोटि बोलते हैं वाई एक्सिस पे चली गई दूरी को, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर। वाई एक्सिस पे चलेंगे तो कोटि, ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो एब्सिसा।
पहले लिखी जाती है y एक्सिस पे चली गई दूरी, बाद में लिखी जाती है पहले लिखी जाती है x एक्सिस पे चली गई दूरी, बाद में लिखी जाती है y एक्सिस पे चली गई दूरी। हमेशा ही यही फॉर्मेट होता है। किसी बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं अगर आपको, तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले भुज लिखते हैं। भुज क्या होता है, ये आप लिख सकते हैं x एक्सिस पर चली गई दूरी, और इसी तरह कोटि क्या होता है, इसको लिख सकते हैं y एक्सिस पर चली गई दूरी। तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। आपको दिमाग में रखना है जब भी आप y एक्सिस पर कोई भी डिस्टेंस कवर अप करेंगे तो वो होगा कोटि ऑर्डिनेट, जिसको राइट साइड में लिखते हैं, और x एक्सिस पे चलेंगे तो अब्सिसा भुज होगा। x एक्सिस पे चली हुई दूरी हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। फिलहाल भुज और कोटि अगर आपको ना भी याद हो तो कोई बात नहीं है, केवल आपको ये याद होना चाहिए x एक्सिस पे चली गई दूरी को पहले लिखते हैं, y एक्सिस पे चली गई दूरी को बाद में लिखते हैं। इसी तरह हम कोऑर्डिनेट दिखाते हैं किसी नंबर, किसी पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट आपको दिया गया, एक पॉइंट दिया गया कि 2,3, ये पॉइंट बताइए कहां पे होगा। कई बार पूछा गया है कि 2,3 में बताइए कोटि क्या होगा, ऑर्डिनेट। पुरानी क्वेश्चन अगर 2014-12 के उठाइएगा तो आपको ये भी पूछा हुआ मिलेगा इसमें कोटि क्या होती है। तो कोटि क्या होती है, जो राइट साइड में लिखी होती है, ठीक है। कोटि यानी ऑर्डिनेट, किसी में एब्सिसा पूछा गया तो 2 हो जाएगा। बात क्लियर है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन। तो मान लीजिए 2,3 एक कोई पॉइंट मिला, तो 2,3 का मतलब क्या हुआ, 2 क्या है, x एक्सिस पे चली गई दूरी, भुज है, तो x एक्सिस से 2 डिस्टेंस कवर अप करिए। देखिए 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यानी ये वाला पॉइंट हमको कवर करना है, लेकिन 3 चलना है y एक्सिस पे, तो 1 2 3। अब देखिए इन दोनों को मिलाने पे ये जहां पे कट करेंगे वही पॉइंट होगा जो आपको चाहिए था 2,3। देखिए ये पॉइंट जो है ये x एक्सिस से 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 2 डिस्टेंस यहां भी होगी। इसी तरह ये y एक्सिस पे 3 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये भी 3 डिस्टेंस ही होगी। बात क्लियर हो गई होगी। अब पॉइंट्स निकालना आ गया है, इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट्स आप निकाल लेंगे। तो अब देखिए, अब आपको दूसरी चीज जाननी है, कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया था ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था, इसमें भी वही कोऑर्डिनेट होते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया हल्का सा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है, यानी भुज और कोटि, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, चाहे जो डिस्टेंस आप कवर अप करिएगा। इसी तरह इस वाले में आ जाइए, तो देखिए नेगेटिव x एक्सिस है, ये x एक्सिस पे नेगेटिव डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो माइनस x, और y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y, तो माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, दोनों माइनस है, और यहाँ पे क्या होगा, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव होता है, y एक्सिस पॉजिटिव, देखिए y पॉजिटिव x नेगेटिव, है ना। थर्ड में आइएगा तो देखिए x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। इसी तरह फोर्थ में जाइएगा तो x पॉजिटिव था y नेगेटिव था। ये इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी बहुत ज्यादा बेसिक बातें हैं। जल्दी से आगे बढ़िए। आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट देके पूछ सकता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको याद करना पड़ेगा ये सब चीजें कि कहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव। मान लीजिए आपको दिया गया -2 -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये भी पूछा गया 2014 या 15 में, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं ना, दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड वाले में, तो थर्ड में दोनों नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लाइंस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स के बारे में पहले बता देता हूं। उससे पहले आपने क्या लिखा था, देखिए ये क्वाड्रेंट बनाया था, यहाँ पे क्या बोला था आपने, ये क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मूल बिंदु ऐसा बिंदु होता है
जहां से सभी एक्सिसेस, समझ लीजिए वो ओरिजिन है एक्सिसेस के, शुरू होते हैं। तो सारी डिस्टेंस क्योंकि यहीं से मेजर करते हैं तो इसको हम लोग 0,0 मानते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई लाइन, आपको ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, y इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या, y इक्वल टू 0 हो जाए और x इक्वल टू 2 हो जाए या 3 हो जाए, जो भी हो जाए, तो y इक्वल टू 0 हो गया, यानी y पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं करनी है। मैंने अभी कैसे बताया, 2,3 जो लिखा था उस पे आपको बताया मैंने कि 2 डिस्टेंस इधर चले, हम 3 इधर चले, दोनों को मिला दिए, जहां पे कट हुआ वहीं पे पॉइंट बन गया। इस बार क्या बोला गया है, y इक्वल टू 0 हो गया है, तो y इक्वल टू 0 होते ही इसका मतलब क्लियर है कि आप यहां से ऊपर की साइड नहीं बढ़ सकते या नीचे की साइड नहीं बढ़ सकते, केवल अगल बगल जा सकते हैं, दाहिने बाएं। और x इक्वल टू 3 दिया गया है, x इक्वल टू 3 यानी यहाँ पे होगा, यानी वो जो पॉइंट होगा वो यहीं कहीं लाई करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, x एक्सिस पे ही लाई करेगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कुछ भी दिया गया हो वो वैल्यू x एक्सिस पे लाई करेगी। अगर x इक्वल टू 0 दिया गया है तो y, कोई भी पॉइंट दिया गया हो, कोई भी वैल्यू दी गई हो, तो y एक्सिस पे ही लाई करेगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा जब आगे बढ़ता है तो आपको कहा जाता है x इक्वल टू k दिया गया। x इक्वल टू k मतलब समझ रहे हैं आप कि कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, x इक्वल टू 2 दे सकते हैं, y इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग दे सकते हैं। अब y की वैल्यू आपको नहीं दी गई, x इक्वल टू k, यानी कि x इक्वल टू k पे आपसे एक कहा जाए कि लाइन खींचिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा x इक्वल टू समथिंग हो तो y के पैरेलल लाइन खींची जाती है, x इक्वल टू समथिंग हो तो y के पैरेलल लाइन खींची जाती है। अब x इक्वल टू समथिंग है, मान लीजिए 3 ही दिया गया, x इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया गया, x इक्वल टू 3 कहां पे आ सकता है, x इक्वल टू समथिंग दिया गया है तो x इक्वल टू समथिंग कहां पे आ सकता है, आप x इक्वल टू 3 डिस्टेंस पे चाहे जहां चलिए, ठीक है, x एक्सिस पे आप 3 डिस्टेंस चल रहे हैं, ये 3 डिस्टेंस x एक्सिस से है, तो देखिए ऐसे ही पूरी लाइन बन सकती है अगर लगातार हम पॉइंट्स को चलाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा x इक्वल टू k पे y के पैरेलल लाइन बनती है, y इक्वल टू k पे x के पैरेलल लाइन बनती है। चलिए इसको अभी हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको डिस्कस करेंगे, आगे बढ़िए। देखिए, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 5,4 में कोटि क्या होगी। ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी के पेपर में। 5,4 में कोटि यानी ऑर्डिनेट क्या होता है, तो आपको पता है ये सेकंड वाला टर्म क्या होता है, कोटि होती है, ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट इससे थोड़ी डिस्टेंस में ये, दोनों पॉइंट्स के निर्देशांक आपको दिए होंगे x1 y1 मान लेते हैं इसको, x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है आपको, डिस्टेंस निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम को याद भी होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यूज होने वाला फॉर्मूला है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए हम एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। आपसे पेपर में आपके पूछा गया था दो पॉइंट्स देके कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होगी। आपसे पूछा गया है कि 3,4 और 2,3, 3,4 और 2,3 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाइए, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, क्या आएगा देखिए 1 आ रहा है यहाँ पे, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या आ गया आपका आंसर स्क्वायर रूट 2। ये डिस्टेंस आएगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, अगला देखिए दिया गया है क्वेश्चन, आप बंद करें नोट करते रहिएगा मेरे बोलने पे। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो पॉइंट्स हैं a कॉमा माइनस 3, देखिए पॉइंट लिख दे रहे हैं a कॉमा माइनस 3
और दूसरा पॉइंट दिया गया है 3,8। क्वेश्चन में दिया गया है बिंदुओं a, -3 और 3,a के बीच की दूरी 6 हो तो a की वैल्यू बताइए। इनके बीच की दूरी 6 दी गई है तो a की वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, फिर से आपको वही तरीका लगाना है। x2 - x1 यानी 3 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया गया है पहले ही 6 दिया गया। दोनों साइड का होल स्क्वायर करिए और इन स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। स्क्वायर ओपन करने पे क्या मिलेगा, 2ab वाला टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे 2ab आएगा, यहाँ पे 2ab पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल a स्क्वायर 2 बार मिलेगा प्लस 9 और 9 2 बार मिलेगा, 18 हो जाएगा इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी ये 36 बचा हुआ। ये आए 18 को इधर माइनस करिए, ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 18 माइनस करिएगा 18 आएगा, 2 से डिवाइड करिएगा 9 आएगा, यानी ए की वैल्यू क्या आ सकती है +-3। आपका आंसर होगा +-3। क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगले में आपसे पूछा गया है कि रेखा 5x - 3y इक्वल टू 25 x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद करेगी, यहां कहां काटेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ये रेखा x अक्ष को कहां पे काटेगी। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर x अक्ष को कोई रेखा कट करती है, x एक्सिस को कट करती हुई जा रही है, यानी कि आपने क्या देखा अभी, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे वो रेखा आई कट कर गई, तो यहाँ पे अगर वो कट कर रही है तो आप ध्यान से देखिए ये x एक्सिस पे चली गई दूरी है, y एक्सिस पे क्या कोई डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया, नहीं किया, यानी x एक्सिस को जहां पे काटेगी वहां पे y = 0 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस पे हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। अगर y एक्सिस को काटेगा तो x एक्सिस पे हम नहीं चलेंगे, तो x = 0 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप वैल्यू रख दीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा आपका। y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखिए तो 5x की वैल्यू आ गई 25, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यानी वो कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो आपको तो क्या निकालना होगा, x की वैल्यू 5 है तो 5, y की वैल्यू 0 है तो 5, 0 आ जाएगा कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक उस बिंदु। क्लियर हुआ होगा। चलिए, ये तो थी बहुत बेसिक सी बात है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीजें कुछ पढ़नी है, जैसे आपको याद होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। बहुत बार पूछा जा चुका है इसका क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र इसको बोल सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला 2 तरह का होता है। सबसे पहला होता है इंटरनल डिवीजन और सेकंड होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। 2 तरह के डिवीजन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए पहली बात तो ये याद रखिए कि आपको हम ब्रीफली जल्दी से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं सोचिएगा कि इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि इसका पिछला वाला भी फॉर्मूला प्रूफ से ही आया है, ये भी प्रूफ से आया है, लेकिन कोई आपको जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा बस। और बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर फॉर्मूला याद करे होंगे तो बहुत इजीली कर ले जाएगा। ठीक, देखिए अगर कोई पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट्स ए और बी, इसको कोई एक पॉइंट आपको दिया गया P, ये m/n में डिवाइड करें। 2 पॉइंट्स दिए गए A और B, इनके निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 और इनका x2 y2 अगर मान लेते हैं, और इनके निर्देशांक x, y मान लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, या तो ये दोनों में से कुछ पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको क्या क्या दिया जाएगा, एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा, दोनों के बीच में कोई पॉइंट होगा जो इनको डिवाइड करेगा कुछ रेशियो में, m/n हमने मान लिया। तो उसके लिए P के निर्देशांक अगर आपको निकालने हैं
P के निर्देशांक x, y है, तो ऐसे ही x, y के फॉर्मेट में हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। कैसे कि m को x2 से मल्टीप्लाई करिए, m x2 और प्लस n को x1 से मल्टीप्लाई करिए, n x1 अपॉन दोनों का एडिशन, जो दोनों पार्ट्स कर रहे हैं, दो रेशियोज का एडिशन। ठीक, इसी तरह m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आपने पढ़ा रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा चुका है ये फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेशियो देके आपसे पूछा गया है कि इसके कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप निकाल लेंगे। आप क्या करना है, m जो है m को x2 से मल्टीप्लाई कराना है, n को x1 से, इस तरह से चलना है। मतलब जो वाला रेशियो इधर है उसको दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कराना है, जो अपोजिट साइड में है उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। क्लियर होगा? अच्छा, अब मान लीजिए जो आपसे पूछा जाता है कि मध्य बिंदु, यानी जब मध्य बिंदु दे दिया जाए, ये P मान लीजिए मध्य बिंदु है, तो एक लाइन है जिसका ये मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है, यानी 1:1 में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा, तो m और n की जगह 1 रखिए, तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x2 प्लस x1, यानी x1 x2 चाहे जिधर लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 प्लस x2 बाई m प्लस n, यानी 1 प्लस 1 2, y1 प्लस y2 बाई 2, जो कि आप पढ़ते आते हैं कि मध्य बिंदु का यही निर्देशांक होता है। तो आप रटे हुए हैं, ये आया कहां से है, केवल सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर होगा? नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, अब आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, आप क्या कर रहे हैं, m रेशियो n किसको माने हुए, AP अपॉन BP, इसको माने हैं m रेशियो n में डिवाइड करके। ठीक है, यही हम लोग मानेंगे सेम एक्सटर्नल डिवीजन में। एक्सटर्नल डिवीजन में भी सेम चीजें होंगी, केवल थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। तो आप देखिए यहां पे हम लिख देते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, अगर कोई दो पॉइंट दिए गए हैं आपको, ये दो पॉइंट हो गए A और B, दोनों को निर्देशांक आपको पता है x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब कोई पॉइंट P है जो इस रेखा पर, इस लाइन पर बाहर है, x, y वाला पॉइंट P इस लाइन पे बाहर, लेकिन अभी भी ये डिवीजन हम जो भी देखेंगे वो m रेशियो n कहां से होगा, AP, यानी ये वाला, फिर अपॉन BP, यानी जो रेशियो था m रेशियो n वो AP अपॉन BP ही रहेगा, यानी ये डिस्टेंस m रेशियो n है। तब क्या होगा, अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, P की वैल्यू क्या आएगी, mx2, केवल आपको बीच में माइनस लगा देना है, जहां जहां पे प्लस था वहां पे आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए आपको फॉर्मूला सेम दिखेगा, केवल आपको साइन चेंज करना था, माइनस और प्लस में। ठीक है, क्लियर होगा? चलिए आगे चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं, 2-3 बार याद कर लीजिए, x2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ऐसे ही करके 2-3 बार बोल दीजिए अपने अंदर में, या किसी को सुना दीजिए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 5, 6 दो पॉइंट्स है, 5, 6 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 7, 9, ये दो पॉइंट्स हैं। फिर दिया गया है दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट P है वो 2:3 में डिवाइड, पॉइंट P 2:3 में डिवाइड करता है, तो पॉइंट P के निर्देशांक बताइए। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा ही लिखा गया था कि एक बिंदु 5, 6 है, दूसरा बिंदु 7, 9 है, इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु P 2:3 में डिवाइड करता है। अब बताइए यहाँ पे अंतर या बाय तो लिखा नहीं गया है, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आसान क्या है, अंतर लगाएंगे।
आप हमेशा अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाइए। अगर वैल्यू आपके लास्ट में नेगेटिव आ जाती है, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या होगा, बाह्य विभाजन माना जाएगा, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो अंतः विभाजन ही होगा। तो आप हमेशा कुछ ना दिया गया हो जब तो अंतः विभाजन लगाइए, इंटरनल डिवीजन लगाया करिए, लेकिन लास्ट में देख लिया करिए अगर वो नेगेटिव आता है तो वो बाह्य विभाजन। क्लियर? अभी और क्वेश्चन में उस पर करवाएंगे। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, mx2 यानी 14 प्लस nx1 यानी 15 अपॉन m प्लस n यानी 5 कॉमा, फिर इसको से डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा 18, फिर ये 6 3 18 और बटे 5, तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गए 29/5 और 36/5, दोनों कोऑर्डिनेट यही है। केवल आपको बहुत ही आसान सा चीज है, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, ठीक है। तो आप अगला देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है अगला सेम इसी टाइप का कि बिंदु 4,2 और बिंदु 8,3 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा y अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करेगा। अच्छा, y अक्ष अगर डिवाइड कर रहा है y एक्सिस, तो आपको मैंने बताया अगर y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस कवर की जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस पे। तो अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है यानी ये x एक्सिस पे चली गई दूरी 0 होगी, यानी इधर देखो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने एक्सिस पे ही ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि x बराबर 0 हो गया। ये बात क्लियर हो गई होगी, पिछला भी मैंने बताया था। तो आप x इक्वल टू 0 रखिएगा, यानी कि जो P पॉइंट है, हम पहले क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये अंदर में ही लाई कर रहा है, यानी अंतः विभाजन। P पॉइंट जो है वो 0, y करके होगा, है ना, x एक्सिस पे चली गई दूरी 0। तो इसका रेशियो आपको दिया गया है y एक्सिस। अच्छा, पूछा गया आपसे किस अनुपात में डिवाइड करेगा। अब और एक चीज याद रखिएगा, आपको अगर अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा इसको एक रेशियो में मानेंगे, m/1। कभी आप m/n में मत मानिएगा क्योंकि कैलकुलेशन काफी टिपिकल हो जाती है। m/1 में मानिएगा, मान लीजिए m की वैल्यू 2/3 आ गई, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 2/3, 2:3। तो आपके लिए आसान होगा, हमेशा 1 के फॉर्मेट में माना करिए, m/1 मान लिया। अब m/1 मान लिया, आपको निकालना है किस रेशियो में डिवाइड करता है, तुरंत फॉर्मूला लगाइए। आपको पता है कि जब आप फॉर्मूला निकालते हैं तो ऐसा निकालते हैं mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे ही करके लिखते हैं पूरा फॉर्मूला। तो आपको पता है जो पहले लिखा होता है ये क्या होता है, भुज होता है, यानी x एक्सिस पे चली गई दूरी, एब्सिसा, है ना। तो x एक्सिस पे चली गई दूरी आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि आपको दिया गया है x एक्सिस पे चली गई दूरी 0 है, तो हम डायरेक्टली करते हैं वही चीजें, करिए। mx2 यानी 8m प्लस nx1 यानी 4 अपॉन m प्लस 1, ये वैल्यू किसके बराबर है, हमने क्या किया, x एक्सिस पे चली गई दूरी यानी जो भुज था, जो एब्सिसा थी, एब्सिसा को इसके एब्सिसा के बराबर आना चाहिए। आपको पता है क्वेश्चन में जब निकालते हैं तो इसी के फॉर्मेट में आंसर आता है ना, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट यानी भुज कॉमा कोट। तो जब भुज आपको 0 दिया गया, आपका भुज इतना आ रहा है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। यहां से आप m की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, -4/8 यानी -1/2। -1/2 का मतलब आप समझ रहे हैं, -1/2 का मतलब क्या है कि माइनस आने से आपको पता चलना चाहिए हमेशा बाह्य विभाजन। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये बाह्य विभाजित कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन किस रेशियो में, 1:2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको 2 पॉइंट्स दिए गए थे, 1:2 में आ रहा है बाह्य, सही है, क्लियर होगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट्स
पॉइंट P 4,5 दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करें। बिंदु 2,3 है, 5,6। क्वेश्चन क्या लिखा गया है पढ़ देते हैं। बिंदु 2,3 और 5,6 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P 4,5 किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये पूछा गया है। तो आपको फिर से क्या करना है, अंतर विभाजन मानना है। लास्ट में नेगेटिव आए तो पॉजिटिव बना लेंगे हम लोग, उसको पार विभाजन लिख देंगे। तो आप हमेशा क्या मानेंगे, अब m/1 मानेंगे। हमेशा याद कर लीजिए m/1 मानना है, ठीक है। अब देखिए आपको भुज और कोटि दोनों दी गई है, कोई एक पकड़ के आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। भुज आप पकड़ लीजिए तो 5 इंटू m यानी 5m प्लस 1 इंटू 2 यानी 2 अपॉन m प्लस 1, इतने की वैल्यू क्या होगी, भुज के बराबर यानी 4 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी आपका रेशियो क्या मिलने वाला है, रेशियो आ जाएगा 2:1। चूंकि नेगेटिव नहीं आया इसलिए यह अंतः विभाजन, इंटरनल डिविजन। क्लियर होगा। चलिए अगला। अब आपको पूछा गया है एक क्वेश्चन में मिड पॉइंट के बारे में। मिड पॉइंट निकाल दीजिए जल्दी से। देखिए आपको पूछा गया है कि दो बिंदुओं 3,4 और x, y का मध्य बिंदु 7,7 है। दो बिंदुओं 3,4 x, y को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु 7,7 है। तो आप x और y के कोऑर्डिनेट बताने, मतलब x और y की वैल्यू बतानी है। देखिए आपको क्या पता है, बेसिक आप करेंगे अगर तो आपको पता है दोनों का सम बाई 2 यानी 3 प्लस x/2 की वैल्यू आपको ये भुज दिया गया है 7 और y प्लस 4 की इतने की वैल्यू ये भी 7 दिया गया है। यहां से x की वैल्यू क्या है 14 माइनस 3 11, y की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस 4 10। क्लियर है। लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा और जल्दी किया करिए, ये तो बेसिक तरीका है आपका सदाबहार वाला। आप जल्दी करने की कोशिश करिए। तो यही इतनी जो कैलकुलेशन मैंने की है वो आप थोड़ा सा मन में किया करिए। देखिए इनका डबल होना है, इनके डबल में से इसको माइनस कर दीजिए बस। देखिए इनका डबल कितना आया 14 आया, 14 माइनस 3 11 आया। इसी तरह इसका डबल कितना आया 14, 14 माइनस 4 10 आया। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ होगा। केवल आपको यही कैलकुलेशन मैंने यही किया, डबल किया माइनस किया, लेकिन आपको लिखना नहीं था, वो जल्दी करनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपको पढ़ना है रेखा की प्रवणता के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना पूरा कोऑर्डिनेट समझ लीजिए अधूरा है। प्रवणता इसी को बोलते हैं आप ढाल, दोनों बोला जाता है। इसे को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। प्रवणता ढाल या स्लोप, इसको दिखाया जाता है शो करने या डिनोट करने का तरीका m, और m की वैल्यू होती है tan थीटा। ये याद रखिएगा। आपको प्रवणता निकालने के कई सारे तरीके हम बताएंगे, लेकिन सबसे बेसिक तरीका ये है कि m से हम डिनोट करते हैं। अगर आपको थीटा दिया गया हो, अच्छा प्रवणता होती क्या है, होती ये है कि कोई भी जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही होती है वही अगर निकल जाए तो वही होती है प्रवणता। उसी का tan ले लेते हैं और प्रवणता निकाल लेते हैं। क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही होती है, हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो प्रवणता इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा आपको पता होगा यानी एंगल पता होगा, tan थीटा से निकालेंगे। अदरवाइज आपको बहुत सारे तरीके पता होंगे। अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो आप कैसे निकालेंगे प्रवणता, m की वैल्यू होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी प्रवणता निकालने का यही तरीका है। इसी तरह से अगर आपको दिया गया हो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन दी गई हो और इसकी प्रवणता निकालने को कोई कहे तो आप क्या कहेंगे, प्रवणता इसकी क्या होगी माइनस a बाई बी। माइनस a बाई बी का मतलब क्या है कि
x का गुणांक बटे y का गुणांक पूरा निगेटिव में होगा, यानी इसी को लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक यानी कोफिशिएंट अपॉन y का गुणांक यानी कोफिशिएंट। तीन तरीके आपने देखे प्रवणता निकालने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने? चलिए देखिए, ये सारे फॉर्मूले आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना होंगे, ठीक है? क्योंकि प्रवणता पे आप बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे स्लोप पे। अगला देखिए, अब मान लीजिए कि दो लाइंस दी गई हैं, दोनों की प्रवणताएं दी गई हैं आपको, M1 और M2 दी गई, तो आपको इन दोनों के बीच बने एंगल को निकालना है। मान लीजिए दो लाइंस है, मान लीजिए ये लाइन कट कर रही है, अब इनकी प्रवणता M1 है, इनकी प्रवणता M2 है। पूछा गया इनके बीच का एंगल क्या होगा। अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि tan थीटा किसके बराबर होता है, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली कई बार एसएससी में पूछा गया। तो स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं क्रमशः M1 M2 है तो tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 होती है। क्लियर? चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। रेखाएं यानी लाइंस, पॉइंट्स के बारे में लगभग हमने देखा, लाइंस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। लाइंस में आपको एक मिलता है, सबसे पहले लाइन है, लोग पढ़ेंगे जो संपाती, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। संपाती लाइन यानी कोइंसिडेंट लाइन, यानी जो एक ही लाइन है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे दो लाइंस हो जाएंगे तो वो संपाती है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपको, मान लीजिए तो इक्वेशन हम लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वेशन आपको दी जाए, यानी दो लाइन इक्वेशन है यानी लाइन की इक्वेशन, तो अगर ये दोनों लाइंस आपको दी जाए और बोल दिया जाए ये लाइन संपाती यानी कोइंसिडेंट लाइन, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है तो आपको क्या कहना है कि A1 और A2 का जो रेशियो होगा वो B1 और B2 के रेशियो के बराबर होना चाहिए। इसी तरह C1 और C2 के रेशियो के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अब एक मेन चीज जो याद रखनी है, आपसे कभी पूछा नहीं जाता जल्दी से कि संपाती, पूछा क्या जाता है वो चीज देखिए। आपसे पूछा जाता है कि दो रेखाएं हैं जिनके अनंत हल संभव है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कहेंगे कि दो रेखाएं जिनके अनंत हल संभव है, तो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू गायब करके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए वैल्यू क्या हो, है ना। जिसमें आप क्वेश्चन अभी करेंगे। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया है प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग। चलिए जैसे ये देखते रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बस आप याद रखिए कि अनंत हल कब संभव होते हैं, जब कोइंसिडेंट लाइन होती है, संपाती लाइन होती है, ठीक है। कब होता है वो कि A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो और C1 C2 के रेशियो के बराबर हो जाता है। अब दूसरा आता है हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी जो कट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन, इनका क्या होता है, जब अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, आपने पढ़ा होगा बचपन में भी 3x
प्लस 2y की वैल्यू, मान लीजिए 5 दिया गया है। एक दूसरी इक्वेशन मिलती थी 2x प्लस 3y की वैल्यू 10। अब बताइए ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा 9th में, दोनों इक्वेशन में ऐसा करते हैं कि x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे करते हैं? ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों डिफरेंस ले लिया, एक टर्म कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाती है। यही होता था। तो ऐसे ही आप इंटरसेक्टिंग लाइन जब निकालते हैं तो यहां से x और y की एक एक वैल्यू मिल जाती है, जो भी होगा एक एक वैल्यू मिल रही है, मतलब हमेशा ही एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए इनको बोलते हैं, इनका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब ये भी नहीं पूछा जाता कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दो रेखाएं यूनिक हल है यानी इनका अद्वितीय हल है, तो बताइए कुछ वैल्यू k की वैल्यू बता दीजिए। वो सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। ये कब होता है, बस ये आपको याद रखना है, a1 a2 जब बराबर ना हो b1 b2। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है जो हम लिखवा रहे हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए पेपर, तो इवन मेंस में भी पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तीसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगली लाइन आपको दी गई है कि समांतर लाइन, सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट। समांतर रेखा यानी पैरेलल, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है m1 m2 के बराबर होता है, यानी दोनों का एंगल भी बराबर होगा, सबसे इंपॉर्टेंटली उनका स्लोप बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिया गया है कि समांतर लाइंस हो तो स्लोप बराबर होगा। और अगला है लंब। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं। तो इसमें आप लिख लीजिएगा नो सॉल्यूशन। ये भी पूछ सकते हैं कि नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं है, उसके लिए भी वैल्यू बताइए। तो इसके लिए भी आप याद रखिएगा a1 और a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर तो होगा, लेकिन c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, लिख लिया होगा आपने। अगला एक लास्ट है, लास्ट लाइन जो बची है वो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर। लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बस एक चीज आपको याद रखनी है कि इनके दोनों प्रवणताओं का जो मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर है, यानी पहली लाइन की प्रवणता और दूसरी लाइन की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो आइए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझा दें कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आपको दिया गया है कि -1 और 4 और 3 8 क्वेश्चन दिया गया है पॉइंट्स यानी बिंदुओं 1 और 4 और 3,8 से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो प्रवणता निकालना आपने सीखा, दो पॉइंट दी हो तो m क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले रख दीजिए, y2 माइनस y1 कितना आएगा, 4 आएगा, x2 माइनस x1 2 आएगा, यानी कितनी आ जाएगी प्रवणता, 2। आपका आंसर होगा 2। अगला लिखिए, क्वेश्चन दिया गया अगला कि 2,1
2, -1 और 3, 8, 2, -1, -3, -5 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा की प्रवणता क्या होगी। क्वेश्चन है कि 2, -1 और -3, -5 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा का जो प्रवणता होगी वो बतानी है आपको। तो पहले इनकी प्रवणताओं को निकालनी पड़ेगी। प्रवणता निकाल लीजिए, m क्या हो जाएगा, m1 मान लीजिए। इनके प्रवणताएं निकालने के लिए आपको फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, y2 - y1 यानी -4, x2 - x1 -5 यानी ये कितना आ जाएगा 4/5। आपको अभी मैंने बताया दो रेखाएं अगर लंबवत हो तो m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर, तो m2 कितना आएगा -1/m1 और वैल्यू रख दीजिएगा तो -5/, ये आपका आंसर। क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बस इसको प्रैक्टिकल करवा है, मतलब आपको क्वेश्चंस देख लेंगे आप तो आपको याद रहेगा कि कहां से पे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन। देखिए अगला दिया गया है समीकरण kx + 3y = k-3 और समीकरण 12x ky के अनंत हल है। कहा गया है इक्वेशन kx + 3y = k-3 और इक्वेशन 12x + ky = k के अनंत हल है, तो k की वैल्यू बताइए। अभी आप याद करिए, जब संपाती लाइन बताया था मैंने, कोइंसिडेंट लाइन बताया था, तो आपको कहा था यहाँ पर कोइंसिडेंट नहीं पूछा जाता, अनंत हल पूछे जाते हैं। तो अगर इसके अनंत हल संभव है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2। हमको कोई जरूरत नहीं, आपको दिख जाना चाहिए कि यहीं से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, k की वैल्यू क्या आएगी, k² की वैल्यू 36, तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, +-6 आएगा आपका आंसर। तो आपने देखा कैसे यूज करना है। संपाती रेखाएं हैं तो अनंत हल संभव होते हैं, इस वजह से अनंत हल डायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो आप ऐसे करेंगे। अगला आपको दिया गया है इसी तरह से जो और भी क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए आपको दिया गया है m के किस मान के लिए समीकरण 5x + 3y = 3 और समीकरण 12x + 5y my। आपको दिया गया है m के किस मान के लिए इक्वेशन 5x + 3y = 3 और 12x + 5y = 6 का कोई हल संभव नहीं होगा। आपको लिखवाया गया कोई हल तब संभव नहीं होता है जब पैरेलल होती हैं दो लाइन। अभी लिखवाया मैंने, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। और वहां पे आपको लिखा है मैंने a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप दो ही लेके सॉल्व कर सकते हैं। 5/2 है, यानी a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, यानी 3/m। c1/c2 के लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से आपका आंसर आ जा रहा है। तो आप निकाल लीजिए, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/5। इसको पॉइंट में चेंज कर दीजिए, बनकर 5 × 7 = 35, 5 × 10 7.2, ये आएगी वैल्यू। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि रेखा x + 4y = 7 और kx + 8y = 18। रेखाएं x + 4y = 7 और kx + 8y = 18 एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो आपसे पूछा गया है k की वैल्यू बताइए, k की वैल्यू आपको निकालनी। तो आपको पता है समांतर होने पे क्या होता है, m1 m2 के बराबर हो जाता है, यानी दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हो जाती हैं, स्लोप इक्वल होते हैं। प्रवणता निकालने का सबसे आसान तरीका है इक्वेशन का, हमने अभी बताया है कि x का गुणांक बटे y का गुणांक और इसको नेगेटिव में लेते हैं।
यानी -1 और इनका गुणांक 4 इक्वल टू माइनस ये कितना आएगा k/8। यहां से k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा 2 आएगा। आसान था, बहुत ही आसान चीजें हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए जो मैंने पढ़ाया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन कि दो रेखाएं दी गई हैं, लाइंस 2x + 3y = 5 और 3x - 2y = 1 के बीच का कोण क्या होगा। इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। इसका भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। जब आपको दो लाइंस दी गई हो तो आपको या दो प्रवणताएं दी गई जो भी आप समझिए, तो इनकी वैल्यू निकालने का तरीका होता है tan थीटा किसके बराबर हो जाता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 के बराबर। ये भी लिखवाया गया फॉर्मूला, आपको याद हो गया होगा। तो आप पहले m1 निकाल लीजिए। पहली प्रवणता कितनी है, इनके प्रवणता निकालने का तरीका -a/b यानी -2/3 और इनकी प्रवणता क्या आएगी, इनका भी निकाल लीजिए -a/b यानी -3/-2 यानी 3/2। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने एक चीज बताया था, अगर परपेंडिकुलर लाइंस है तो m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे m1 m2 -1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर पे होंगी यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्लियर है, ये आसान तरीका था। अदरवाइज आपके ऊपर है, आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं -2/3 और -3/2 अपॉन 1 + 2/3 इंटू 3/2। कितना हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 बन रहा है तो समथिंग अपॉन 0 कितना आता है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कब होता है tan थीटा, tan थीटा इनफाइनाइट होता है जब थीटा = आप 90 पुट करते हैं। इसकी वजह से आंसर क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 90। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और अभी हम लोग को बहुत सारी चीजें और पढ़नी है इसमें, जैसे अभी रेखा का रूप पढ़ना है, रेखा का सारा रूप पढ़ना है और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो रेखाओं के रूप हम जल्दी से आपको ब्रीफली बता देते हैं। फिलहाल आपको एक और चीज बतानी है, काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाने के, जैसे फर्स्ट पेपर जो भी अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक के बारे में बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं, ये वाले चैप्टर पढ़ा दीजिए। लेकिन आपको मैंने एक बार बताया, फिर से आपको बता देते हैं कि बोर्ड की प्रॉब्लम है। अगर आप सोचिए हम इतना टाइम तक यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा और एक क्लास में 10 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो जाने दीजिए जिसमें आप क्वेश्चन जल्दी से देख पाए और हम फिर उसके आगे सोल्यूशन केवल करवाएं, तो अच्छा होगा। इसलिए हम ऐसे चैप्टर्स आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन हम डायरेक्टली बोर्ड पे छोटे छोटे लिख सकें, है ना। तो अभी थोड़े दिन रुक जाइए, 2-4 दिन, जल्दी से व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए आपको अब पढ़ना है रेखा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीजें आप सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला रूप होता है जो नॉर्मल कह सकते हैं इसको, या इसको डायरेक्टली बोलते हैं बिंदु रूप, पॉइंट फॉर्म। सबसे ज्यादा फेमस बिंदु रूप यानी पॉइंट फॉर्म। तो आपको बिंदु रूप अगर निकालना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात x1 y1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2 y2। दोनों पॉइंट अगर आपको पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं बिंदु रूप। कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल, बहुत ही बार पूछा गया है ना। तो आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसी को आप लिख सकते हैं y - y1 = ये होता क्या है, ये इतना पार्ट होता है m। आपने अभी पढ़ा है कि ये पूरी क्या होती है, प्रवणता होती है, तो यहां से m लिख सकते हैं आप। बात क्लियर होगी, आसान सी चीजें हैं। चलिए अगला फॉर्म पढ़ते हैं। इन सब पे अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले आप जल्दी जल्दी से फॉर्म देख लीजिए, रेखाओं के जो फॉर्म होते हैं।
तो सबसे पहले ये देखा आपने पॉइंट फॉर्म, सेकेंड है प्रवणता रूप यानी स्लोप फॉर्म। आपको स्लोप फॉर्म कैसे लिखा जाता है याद होना चाहिए, y बराबर mx प्लस सी होता है। ये c क्या है? कांस्टेंट। c है कांस्टेंट यानी अचर संख्या जो कि चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है m, यहां से m निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको इस फॉर्म को इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि m निकालना यहां से बहुत ही आसान है। देखिए मान लीजिए आपको दिया गया है एक इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब इसमें आपको निकालनी है प्रवणता, तो आप मन करे फॉर्मूला याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, माइनस ए बाई भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर दीजिए, 5x को इधर ले जाइए, 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5x प्लस 2, है ना। 3 से उधर डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए ये फॉर्मेट जो बना है यही हो गया प्रवणता। देखिए mx होता है ना, तो माइनस 5/3 इंटू एक्स यानी यही हो जाएगी प्रवणता। तो आपको कभी कभी इस चीज का यूज होगा, ये भी आप लिखे रहेंगे। चलिए प्रवणता रूप हो गया। अगला देखिए अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट पॉइंट फॉर्म यानी अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है वो भी आपको देखिए, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे हम, केवल आपको ब्रीफली बता दे रहे हैं क्योंकि ये कभी कभी यूजफुल होते हैं आपके सॉल्व करने में क्वेश्चन को, या कभी कभी अंतःखंड डायरेक्टली भी पूछे गए हैं। ये होता है फॉर्मेट। किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ब्रेक करिएगा तो अंतःखंड डायरेक्टली पता चलते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये कट कर रही है, यानी जहां जहां पे ये कट कर रही है ये एक अंतःखंड बना रही है। यही खंड जो है ये ए होगा, ये बी, यही होता है अंतःखंड। अगर ये दोनों पता है यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट, इसलिए ये आसान कर देता है। अच्छा, अंतःखंड रूप में एक चीज और फायदा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी अंतःखंड की दूरी निकाल सकते हैं आप कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये तो वही बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं अभिलंब। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, आपको मैंने ये बात बता दी है, मन करे नोट कर लीजिए। ए क्या होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स के अपॉन में जो भी होगा वो एक्स एक्सिस पे कटा हुआ अंतःखंड होगा, और वाई के अपॉन में जो भी होगा वो वाई एक्सिस पे कटा हुआ अंतःखंड होगा। क्लियर? चलिए कई सारे फॉर्म बनते हैं, 4-5 फॉर्म है, सारे आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए। फोर्थ है अभिलंब। अभिलंब रूप यानी नॉर्मल। ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, लिखा है इसका नाम नॉर्मल फॉर्म, लेकिन पूछा कम जाता है, बहुत ही रेयरली आता है। तो नॉर्मल फॉर्म जो भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, कोई एक लाइन है इसको ऐसे परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉप किया जाता है, तब ये बनता है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, हमेशा 0 के बराबर होता है। कब? जब ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई होंगी लगभग। ये सबसे कम पूछा जाता है, इसको ना भी याद रखिए कोई बात नहीं, बाकी तीनों फॉर्म को याद रखिएगा क्योंकि बाकी तीनों फॉर्म में पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इस पर हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो कि हम करवा देते हैं। चलिए जल्दी से देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 3,4 से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक रेखा का समीकरण क्या होगा जो 3,4 से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। तो आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया गया, कौन सा? प्रवणता। आपको याद होगा y = mx प्लस c। ये क्यों लगाना है? क्योंकि m यहाँ पे हमको पता है ना, m आपको पता है, तो आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा y की वैल्यू मतलब सर y m की वैल्यू क्या चाहिए? m आपको पता है क्या होता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है
1, यानी m की वैल्यू 1 हो गई, तो x प्लस सी मिला आपको। अब c निकालने के लिए यही पॉइंट काम आएगा, रख दीजिए पॉइंट, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? देखिए ये आपकी इक्वेशन है, केवल आप सेटिस्फाई करवाइए ये पॉइंट। ये 3x की वैल्यू है, 4y की वैल्यू है, तो 4 बराबर 3 प्लस सी, यानी यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यही होगा आंसर। यानी जो समीकरण आपसे, जो इक्वेशन आपसे पूछी गई है वो यही है। या आप चाहे तो पहला वाला तरीका जो आपको बताया गया था y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, वो भी लगा सकते हैं, वो ज्यादा आसान होता है, मैंने उसको अप्लाई करना सिखाया आपको बस, ठीक है। तो आप वहां पे भी लगा सकते हैं y माइनस वाई वन, यानी जो आपको 5 4 या कुछ भी दिया गया था वो भी अप्लाई करके आप देखिएगा, सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, -5 6 और -6 5, -5 6 और -6 5 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत और 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? आपको क्या दिया गया? -5 6 और -6 5 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत और 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो इस रेखा के लंबवत, यानी इसकी अगर प्रवणता पता चल जाए तो m1 m2 बराबर -1 से दूसरे वाले की निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो m2 क्या आ जाएगा? m1 की वैल्यू आप डायरेक्टली निकालिए, y2 माइनस y1 यानी कितना आएगा? -1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी ये भी -1 आएगा, इंटू m2 इक्वल टू -1। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, m2 की वैल्यू केवल -1 आने वाली है। अब -1 रख के आप पूरा इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे y माइनस y1 होता है 3 इक्वल टू m यानी -1 x माइनस x1 होता है 2 के बराबर। अब इसी को एक रीअरेंज करके पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं आप इक्वेशन। ये देखिए -x आएगा, इधर ले आइएगा x प्लस वाई मिलेगा, यहाँ -3 यहाँ +2 यानी -1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, एक क्लास में हम आपको और सारे कॉन्सेप्ट समझा देंगे। लास्ट में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट आप कंप्लीट करते चलेंगे तभी लास्ट वाली चीजें समझ में आएंगी। लास्ट में हम लोग देखेंगे जो मिरर इमेज आती है, जो सबसे ज्यादा पूछी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।